Hello everyone, welcome to Deep NCERT Studies, studying NCERT line by line. ओके सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके अंदर में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्लांट्स में जैसे होती है वो, एनिमल्स में जैसे होती है वो, इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का। अब हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और साथ में कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आज ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे एंड देन लास्ट के टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। ओके सो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. These gametes fuse to form the zygote, which develops to form the new organism. It is an elaborate, complex, and slow process as compared to the asexual reproduction. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. तो ये पैराग्राफ में हमको ये बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत बेसिक डेफिनेशन कि मेल और फीमेल गेमीट्स जब भी आपस में फ्यूज़ करेंगे तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। गेमीट्स जो उनके होते हैं मेल और फीमेल गेमीट्स वो आपस में मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, पॉइंट्स साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमीट दोनों इन्वॉल्व हैं। तो मैं एम से डिनोट कर रही हूँ मेल को और एफ से फीमेल को। तो इन दोनों के गेमीट्स ने आपस में फ्यूज़ करा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। और जो ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत ही लैबोरेटिव फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये इतना तो हम जानते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है, फीमेल के सेक्सुअल हार्मोन्स और वो सब। तो ये बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि मेल और फीमेल के मीट का फ्यूजन हो रहा है तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऑफस्प्रिंग बनाती है। ये जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, ठीक है। जो भी फीमेल से मेल से सारे जो भी ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है, जो भी बच्चे आगे फॉर्म होते हैं तो वो सब आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से। फिर है नेक्स्ट, a study of diverse organisms, plants, animals, or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. Let us first discuss what characteristics are common to these diverse organisms. तो बहुत सारी classes हैं और बहुत सारी organisms हैं different different kind of। तो ये सब अलग अलग मॉर्फोलॉजी अपनी शो करते हैं, फंक्शन करने का तरीका अलग है, रिप्रोडक्शन अलग से होता है, लेकिन स्टिल ये कुछ कॉमन फीचर्स जो हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। अब आगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ। तो हमने 3 फेजेस पढ़े थे। सबसे पहले जो इंडिविजुअल है वो ग्रो होता है, फिर वो मेच्योर होता है एंड देन डेथ अराइव्स। बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, तो पहले वो ग्रो होते हैं, फिर वो मेच्योर होते हैं, तब जाकर ही वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। फिर है दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब है जब वो ग्रो और मेच्योर कर रहे हैं, ठीक है। एंड वेजिटेटिव फेज हम इसे प्लांट्स में बोलेंगे। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन और सबका अलग अलग टाइम है इस जुवेनाइल फेज का, कि कब वो मेच्योर हो रहे हैं, कब वो बड़े हो रहे हैं, सबका अपना अलग अलग टाइम है। एंड प्लांट्स में हम इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। इसको भी हम नोट करेंगे। की पॉइंट जो हमें मिला, जुवेनाइल फेज, जो यंगर फेज को हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं, कि अभी इंडिविजुअल जो है वो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे और मेच्योरिटी में जा रहा है। एंड प्लांट्स में हम इसे बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। नेक्स्ट,
द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। अब जैसे ही वो ग्रो मेच्योर हो जाएगा, इसके बाद क्या होना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है इसे। तो ये अब बिगनिंग को मार्क करेगा कि अब क्या बिगिन हो जाए, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाए। कैन बी ईजिली सीन इन हायर प्लांट्स, हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ शो होती है व्हेन दे कम टू फ्लावर। तो अभी ये प्लांट्स की बात कर रहा है। ये जो सिंपल प्लांट्स थे उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो गया, लेकिन अब जो हायर प्लांट्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो वो जुवेनाइल फेज के बाद में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा तब होगी। तो यहाँ पे जो हायर प्लांट्स हैं वो उसको फ्लावर बनना है, तो ये इसका रिप्रोडक्टिव फेज है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। In some plants where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period? जुवेनाइल और मेच्योर। तो बीच के टाइम को बता रहा है कि हम इसे क्या कहेंगे, तो इसके बारे में उसने आगे बताया हुआ है। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। तो ऐसा नहीं होता, सबका अपना अपना सीज़न है, अपने अपने सीज़न के अलॉन्ग वो ग्रो करते हैं, मेच्योर होते हैं, हमें फ्लावर या सीड फ्रूट जो भी है वो सबका अलग अलग अपना है। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एट्सेट्रा इज सीजनल। हम बोलते हैं सीजन के फ्रूट हैं, ये अभी आएगा, ये गर्मियों में आएगा या फिर ये बाद में आएगा। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। तो कोई कोई ऐसे भी फ्लावर्स हैं जो हर एक टाइम पे रहते भी हैं, तो उसके बेसिस पे अब ये इसको आगे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कोई कोई सीजनल फ्लावरिंग करते हैं और बाकी सारे थ्रू आउट द ईयर भी ग्रो करते हैं। Plants, annual and biennial types show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases. But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. अब इसने plants के related कुछ types बताए। ये दो तरीके के plants, जो एक annual है और एक बाइनियल है। अब ये जो एनुअल और बाइनियल टाइप्स हैं, इनके अंदर में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके फेजेस। इसके अंदर में 3 फेजेस हैं। सबसे पहला वेजिटेटिव, हमें पता लग जाएगा जो है ये फ्लावर के लिए आगे जा सकता है। सेकंड रिप्रोडक्टिव, कि अभी और स्पीशीज ऑफस्प्रिंग्स को अपनी तरह ही आइडेंटिकल टू इटसेल्फ आगे बढ़ाएगा। थर्ड सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेजेस, अब वो डेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने बताया कि ये एनुअल और बाइनियल टाइप्स में तो ये चीज़ होती है, लेकिन जो पेरेनियल टाइप है, पेरेनियल स्पीशीज़ हैं, जो हम स्पीशीज़ से इसको डिफाइन करते हैं, उसके अंदर में ये सब फेजेस का पता लगाना इज़ डिफ़िकल्ट। क्यों है डिफ़िकल्ट, अब वो आगे पता चलेगा। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीशीज़। तो बैम्बू जो प्लांट है वो फ्लावर करता है सिर्फ एक ही बार अपने लाइफ टाइम में, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। तो 50 से 100 साल के बाद सिर्फ एक ही बारी बैम्बू का प्लांट आगे लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स बनाता है, और एक ही बारी बस वो ग्रो करवाएगा, अपनी स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करेगा बस एक ही बारी अपनी पूरी की पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। तो नोटेबल इज बैम्बू। तो बैम्बू का रिप्रोडक्टिव इज सिर्फ वंस इन लाइफ टाइम, बहुत एक उतनी बार में ही ये बहुत सारी स्पीशीज़ बना लेता है, और उसके बाद में ये नहीं बनाता, नहीं करता रिप्रोड्यूस, डेड हो जाता है एक ही बारी में बना करके, ठीक है। ओके, फिर है नेक्स्ट एनदर प्लांट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी इसको बोलते हैं। नीला कुरंजी ये 12 साल में एक बारी बस अपना फ्लावर देता है, ठीक है। बैम्बू स्पीशीज़ अपने 50 to 100 ईयर्स में एक बार दे रही है,
लेकिन जो स्ट्रॉबिलैंथस की स्पीशीज़ है नीला कुरंजी जिसको बोलते हैं, वो 12 साल में एक बारी फ्लावर करती है। एज मैनी यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर से अक्टूबर के मंथ में। तो इसको नोट कर लेते हैं एक। स्ट्रॉबिलैंथस इज फाइन टू रिमेंबर। नीला कुरंजी 12 ईयर्स वंस, 12 साल में एक बारी फ्लावर देती है। और कौन से महीने में? सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो ये जो क्या कहते हैं, साउथ वाली साइड्स हैं सारी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो यहाँ पर ये अपना अब बहुत ऐसे ब्लू स्ट्रेचेस में, मतलब ये फ्लावर ऐसा होता होगा, नीला कुरंजी तभी इसका नाम है। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करती है इन्हीं एरियाज़ में, और ये टूरिस्ट को फिर अट्रैक्ट भी करती है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो एनिमल्स का सिस्टम इज़ जस्ट लाइक थोड़ा बहुत ह्यूमंस। तो इनका जुवेनाइल फेज आगे कौन फॉलो करता है? इसमें आगे आता है मॉर्फोलॉजिकल फेज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब अपीयरेंस में भी चेंजेस आएगा, और ये इनके फंक्शन करने के तरीके में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, फिर है द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो इनका भी अब रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग टाइम का है एनिमल्स में। कैनोलिस चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। एमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। अब हमने पहले प्लांट्स की बात करी, फिर इसने बताया कि एनिमल्स में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। अब ये बात करता है बर्ड्स की। तो डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर? प्लांट्स ने अपने फ्लावर वंस ईयर्स में दिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लांट्स ने। तो अब एनिमल्स का इसने बताया उसके चेंजेस। जो बर्ड्स हैं, अब क्या वो भी अपने एग्स कोई साल में किसी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पे डिपेंड कर रही है, या किसी फिजियोलॉजिकल चेंज पे डिपेंड कर रही है, कैसे कर रही है? या ये भी सीजनल है, जैसे प्लांट्स थे सीजनल, तो ऐसा है क्या? वॉट अबाउट अदर एनिमल्स जैसे फ्रॉग्स एंड लीजर्स? तो यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। तो बर्ड्स भी सीजनली ही अपने ले करती हैं एग्स को। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जैसे पोल्ट्री फार्म्स में रखी होती हैं बर्ड्स, या कहीं पे कैद करके उन बर्ड्स को रखा हुआ है जहाँ पे अब उन्होंने उनसे प्रोडक्शन लेना ही लेना है। तो वहाँ पे होता है कि उनको थ्रू आउट द ईयर कोई कुछ भी ऐसा कुछ खिला के, या मतलब कुछ भी है उनसे चेंजेस, उनमें खुद से चेंजेस करवा के, तो उनसे थ्रू आउट द ईयर एग्स को ले करवाया जाता है। लेकिन वैसे नॉर्मली नेचर में वो एग्स को ले करती हैं सीजनली। In this case, laying egg is not related to reproduction but is a commercial exploitation for human welfare. अब वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कॉमर्शियली उनसे एग जो है वो ले करवा रहे हैं, उनका रिप्रोडक्टिव फेज को ले करके आ रहे हैं। तो ये नेचर के वे से अलग है जो बर्ड्स हैं, लेकिन अगर कैप्टिविटी में है तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए उन्हें अलग से कॉमर्शियली एग्स को ले करवाया जाता है। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स हम लोगों की बात हो रही है ह्यूमंस की। अब प्लेसेंटल मैमल्स इज प्लेसेंटा से अटैचमेंट एंड वो सब वही सब चीज़ें जो एक फीमेल्स में होती है। एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारी डक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जैसे फेलोपियन ट्यूब में, और बहुत सारे चेंजेस साइक्लिकल चेंजेस होते हैं मैमल्स में, उनकी ओवरीज में चेंजेस जो होते हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव फेज। इन नॉन प्रीमेट एनिमल्स लाइक काउज, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर एट्सेट्रा, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर estrous cycle, whereas in primates, monkeys, apes, humans, it is called menstrual cycle. दो साइकिल्स होती हैं नॉन प्रीमेट्स में, जैसे काउ शीप अब हैं तो ये फीमेल्स, लेकिन इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, इनमें इस्ट्रस साइकिल होती है। जो बाकी के हम लोग हैं,
मंकीज़ हैं, एप्स हैं, हमारे वाले, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मैमल्स की। मैमल्स दो में डिवाइडेड होते हैं, एक प्रीमेट्स होते हैं और एक होते हैं नॉन प्रीमेट्स। सॉरी, हाँ, नॉन प्रीमेट्स, यस। जो नॉन प्रीमेट्स हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल, जो प्रीमेट्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्रीमेट्स को मतलब प्रीमाटा जो वो है स्पीशीज़, उससे पर्टिकुलरली बिलोंग करते तो हैं, लेकिन स्टिल ये ऐसी साइकिल नहीं अपने अंदर कॉज कराते, इसलिए इनको थोड़ा सा अलग रखा गया, इन्हें नॉन प्रीमेट्स बोला गया। फिर है मैनी मैमल्स, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब एनिमल्स कई वाइल्ड लाइफ में हैं, कोई नेचुरली रखे गए हैं, या फिर अलग अलग जगह पे जो जंगल्स में हैं, वो सिर्फ फेवरेबल सीज़न में, मतलब वही सीजनली ही अपना रिप्रोडक्टिव फेज को अचीव करते हैं, और इनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। वो सिर्फ तभी अपनी ब्रीड आगे करेंगे जब तक कोई फेवरेबल सीजन उनके पास में आएगा। ठीक है, तो नेचुरल नेचर के हिसाब से ये सीजनल ब्रीडर्स हुए। And many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders। तो जो इनको फेवरेबल नहीं चाहिए, ये तो एक्टिव ऑलरेडी है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, तो इनको बोला जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो हमारे पास में दो तरीके के एनिमल्स की ब्रीड्स मिली हमें, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। अब बात कर रहे हैं हम एनिमल्स की, है ना। तो जब हमने एनिमल्स की बात करी तो एनिमल्स में एक हमारे पास क्या आए, सीजनल ब्रीडर्स। जस्ट एनलिस्टिंग द की पॉइंट्स ओनली। दूसरे हमारे पास में आए कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, राइट। सीजनल ब्रीडर्स वो हो गए जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ में प्रेजेंट हैं और जिनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए अपने रिप्रोडक्टिव फेज को आगे ब्रीड या आगे फर्दर बढ़ाने की। देन कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वो हुए जो ऑलरेडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज में, तो वो कंटिन्यूअसली ब्रीड देंगे। सो दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। आगे चलते हैं। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड if we live long enough is something that we recognize। yes, हम बूढ़े होते हैं, but what is mean by growing old? growing old का मतलब क्या है? the end of reproductive age या phase can be considered as one of the parameters of senescence और ओल्ड एज। तो सेनेसेंस का मतलब होता है एज में ओल्ड हो जाना, बूढ़ा हो जाना, और सेनेसेंट फेज के बाद में प्लांट तो मर जाता है, राइट। एंड सिमिलरली इंसान भी या मैमल्स भी या एनिमल्स सब सेनेसेंस फेज के बाद में मर जाते हैं, दे बिकम डेड। तो रिप्रोडक्टिव फेज का जब एंड हो जाता है तो हम इसको एक पैरामीटर की तरह लेते हैं कि अब इसके बाद में क्या स्टार्ट होगा, सेनेसेंट फेज। जैसे कि प्लांट्स में हुआ कि सबसे पहले वेजिटेटिव आया, देन रिप्रोडक्टिव आया, वेजिटेटिव बोलो या जुवेनाइल वही, ठीक है, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव आया एंड देन सेनेसेंट फेज आया। देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी। कॉन्कोमिटेंट चेंजेस बता रहा है वो, जैसे स्लोइंग हो जानी चीज़ों की, आप एक्टिविटीज़ बहुत स्लो कर पा रहे हो या फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो वर्क कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी चेंजेस को कॉन्कोमिटेंट चेंजेस बोलते हैं जो बॉडी में होते हैं। अब बॉडी पहले जैसा फंक्शन नहीं कर रही है, फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं कर रही है, आप फास्ट एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, वो सब ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पैन, जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू दैट, ये मैंने आपको बताया ही, डेथ हो जाती है ओल्ड एज के बाद या सेनेसेंट फेज के बाद। प्लांट भी, एनिमल भी, मैमल्स भी। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द थ्री फेजेस, राइट। तो हॉर्मोन्स प्लांट्स में भी होते हैं एंड हॉर्मोन्स एनिमल्स में भी हैं, सिमिलरली जैसे मैमल्स में है, राइट। तो इन थ्री फेजेस को मेंटेन करने के लिए, इनकी ट्रांजिशंस को मेंटेन करने के लिए या फर्दर आगे एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expression of organism।
तो इंट्रैक्शन जो हॉर्मोन्स, अब हॉर्मोन्स एक प्लांट के अंदर हैं और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो उसको रेगुलेट करवा रहे हैं या हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को, आगे कैसे कैसे होगा क्या क्या। एंड एसोसिएटेड फिर जो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है, मतलब प्लांट है तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, एनिमल है तो हाउ मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस एंड फंक्शनल चेंजेस विल हैपन इन दैट पर्टिकुलर एनिमल और पर्टिकुलर प्लांट। तो उस एक्सप्रेशंस को भी, बिहेवियरल एक्सप्रेशंस को भी रेगुलेट करता है हॉर्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर मैं समराइज थोड़ा सा कर देती हूँ दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हमने स्टार्टिंग करी तो दे टोल्ड अस कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स के, राइट। हमने डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और हमने जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, इनके 3 फेजेस को डिफाइन कर दिया कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास में 3 फेजेस ही रहेंगे। पहले वो क्या कहते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट होगा, तो ग्रोथ एंड मेच्योर वाला फेज जब वो यंग फेज में है तो जुवेनाइल फेज इज द यंग फेज। फिर वो धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा और रिप्रोडक्टिव के बाद सेनेसेंस फेज में चला जाएगा, विच मीन्स गेटिंग ओल्ड एंड विच अल्टीमेटली विल लीड टू डेथ। एंड यहाँ पे जो हमने बैम्बू स्पीशीज स्ट्रॉबिलैंथस जो पढ़े कि कब कब इनकी फ्लावरिंग होती है और ये कैसे कैसे अपने फेजेस में काम करते हैं। फिर एनिमल्स देखें, उनके में उनमें चेंजेस क्या आते हैं मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली। फिर मैमल्स के बारे में पढ़ा, उनकी साइकिल्स हार्मोन्स से डिटरमाइन होते हैं। और फिर उसके बाद में हमने इन्हीं फेजेस के बारे में आगे बात करी, हार्मोन्स वगैरह के बारे में बात। तो ठीक है, ये सब हमने इसके बारे में डिस्कस करा। अब हम फर्दर मूव करेंगे इवेंट्स के बारे में। तो ये सारे जो आगे के इवेंट्स आपको हम पढ़ने वाले हैं वो सारे इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही। तो ये इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटी इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। सबके पास में अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, ऑर्गन्स डिफरेंट है, हर एक ऑर्गेनिज्म का फेज, ड्यूरेशन, प्रोसेस, इवेंट्स डिफरेंट है। सब ने मेच्योरिटी अटेन करी एक साथ में, लेकिन सबके फेजेस कैसे हैं, सबके फेजेस डिफरेंट हैं और डिफरेंटली ही काम करते हैं। ओके, तो ये सब समझ में आ गया हमको। तो अभी लेकिन रिमार्केबल फेस और सिमिलैरिटी वो सब सबकी ऑर्गेनिजम्स की सेम ही होती है, चाहे इवेंट्स अलग अलग हो जाएं या कैसे भी हो जाए, प्रोसेसेस डिफरेंट ऑफ कोर्स होते हैं। अब है आगे, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। हर एक सीक्वेंस में एक एक इवेंट होगा, ठीक है। बहुत इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमने फर्स्ट पेज पे भी पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक इलेबोरेटिव प्रोसेस है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू द एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्शन हो रहा था और प्लांट्स में हो रहा था बेसिकली, और कुछ ही एनिमल्स, या एनिमल्स नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कर रहे थे। सिंपली वो फिजन, बडिंग, इन सब से मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे फेजेस आते हैं, ठीक है। एंड सो हम इसको इसलिए बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, पता है हमें, और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर द जाइगोट, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस these sequential events may be grouped into 3 distinct stages, namely pre-fertilization event, fertilization and then post-fertilization event। तो pre-fertilization इज fertilization या fusion से पहले कौन सी चीज़ें बनेंगी, पहले तैयार तो करेंगे ना कि fertilization हो जाए, तो वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद अब उसको नरिशमेंट वगैरह, मतलब आगे के जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सब आते हैं इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो ये 3 इवेंट्स के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो एक इवेंट को हम आज कवर करेंगे, देन उसके बाद में बाकी के 2 फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो अब हम एक एक करके इन इवेंट्स को स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन वाला ही कवर करेंगे। दीज इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। The 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। तो
तो ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है ना बेटा आपका, वो 2 में डिवाइडेड है। यहाँ पे हम साथ साथ में की पॉइंट्स तो नोट करेंगे ही, ठीक है। तो ये है 2 में डिवाइडेड। जो इसका एक फेज़ है, पहले मैं यहाँ वो लिख देती हूँ, एक सेकेंड ऐसे लिख देती हूँ। इसके 2 फेजेस, एक यहाँ पर हम लिख देते हैं गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस, देखो जहाँ भी जेनेसिस वर्ड आएगा ना, उसका मतलब है फॉर्मेशन होना, ठीक है, बनना किसी चीज़ का, उसको हम जेनेसिस बोलते हैं। जैसे सिंथेसिस किसी चीज़ का फॉर्मेशन, तो ऐसे गेमीटोजेनेसिस गेमीट का फॉर्मेशन, एंड देन गेमीट का ट्रांसफ़र। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, गैमीट को बना करके गैमीट का ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो आगे जाके फ्यूज़ हो जाए। अभी हम उसको भेज रहे हैं बनाकर, है ना, बनाना तो पड़ेगा ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं गेमीटोजेनेसिस। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गेमीटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द गेमीट्स, मेल एंड फीमेल। गेमीटोजेनेसिस मैंने अभी बता दिया किसका फॉर्मेशन है, गेमीट्स का, मेल और फीमेल बना देगा ये, है ना। अब जो गेमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स का क्या मतलब है, हैप्लॉइड सेल्स का मतलब है एन, हैप्लॉइड, एन याद आया, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड सेल्स हैं, सिंगल, ठीक है। और ये अभी इस डायग्राम में ना इसके टाइप्स बता रखे हैं, आइसो, हेट्रो। तो ये अभी हम जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना तब इस डायग्राम पर आएंगे बाद में। तो ये गैमीट्स जो होते हैं आर हैप्लॉइड इन नेचर, एन, क्योंकि वो 2n तो बाद में बनेगा ना फ्यूजन के, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन algae, the 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them as male and female gametes। तो algae के जो gametes हैं वो बहुत सिमिलर है, बहुत सिंपल सी लाइन ये लिखी हुई है। दे आर हैंस कॉल्ड होमोगेमीट्स, होमो या आइसो, आइसो का मतलब भी सेम होता है, होमो का मतलब भी सेम होता है, तो इसलिए एल्गी वाले क्या हो गए, होमोगेमीट्स हो गए, राइट। एंड यहाँ पर आपको आइसोगेमीट्स का दे भी रखा है, ये रहा। अब हम फोटो भी साथ साथ देखते जाएंगे। ये आपके हैं, ये आपको याद है, ये है क्लैडोफोरा। अब आपने ना क्या कहते हैं, मिक्स नहीं करनी चीज़ें, ये क्लैडोफोरा है और ये एल्गी है और ये इसके आइसोगेमीट्स हैं, ठीक है। और मैं आपको जो पिछला एक पढ़ा रही थी, ये देखो स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ सेम है, बट दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनास, दिस इज जूओस्पोर्स, राइट, एंड वो है डिफरेंट है। तो बच्चे कुछ कुछ गलती करते हैं, दिस इज डिफरेंट, दिस इज क्लैडोफोरा एंड दिस इज द एल्गी, एंड इसके ये आइसोगेमीट्स हैं, मतलब होमोगेमीट्स, ठीक है। तो हमको गेमीट्स के यहाँ पर टाइप्स भी मिल गए हैं, हम इन्हें लिख देते हैं अच्छे से, होमो या आइसोगेमीट्स, राइट। ओके, ये किस में है, हमारे पास में एल्गी में है, एंड क्लैडोफोरा इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी जस्ट हम बेसिक बेसिक के पॉइंट्स नोट करेंगे ना। ओके, आगे चलते हैं। अब है, हाँ, however in a majority of sexually reproducing organisms the gametes produced are of 2 morphologically distinct types, heterogametes। अब देखो, अब जो है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अब गेमीट्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, उसके 2 टाइप्स हैं, और अगर वो 2 टाइप्स हो गए और वो डिस्टिंक्ट हैं तो वो हेट्रो हो गए, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, राइट। तो सेकेंड हमें मिल गया इज हेट्रोगेमीट्स, हेट्रोगेमीट्स, ओके। तो अभी हेट्रोगेमीट्स भी हम देखेंगे, आएगा एल्गी में ही, ये भी ध्यान रखो। अगर एल्गी के सेम दिखने वाले हैं तो होमो कहलाएंगे, अगर एल्गी के ही डिफरेंट हैं तो हेट्रो कहलाएंगे। तो इसमें एक फ्यूकस करके एग्जाम्पल दे रखा है जो कि एक अगेन एल्गी है, ये देखो दिस वन, ये फ्यूकस है और ये एल्गी है, ये क्लैडोफोरा है और ये भी एक एल्गी है, ये होमो सेम सेम, ये डिफरेंट, फ्यूकस डिफरेंट, हेट्रोगेमीट, ठीक है, ओके। और ये कौन है, ओए होए, इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो, ये देखो स्पर्म्स टाइप सा कुछ लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, एग वाला, ओवम टाइप। तो ये भी 2 डिफरेंट हैं, ये मेल का गेमीट है, वो फीमेल का है, इसमें भी ऐसा होता हो क्या पता, 2 डिफरेंट है ना कहीं पर, आई एम नॉट एग्जैक्टली जस्ट पॉइंटिंग आउट, बट अलग है। तो फ्यूकस एल्गी,
ये भी हेट्रोगेमीट का एग्जाम्पल है। होमोसेपाइंस इसमें लिखा हुआ है विच इज़ ह्यूमन बींग्स वी नो, तो उसमें भी हेट्रोगेमीट्स होते हैं। ठीक है, तो एक हो गया एल्गी और एक ह्यूमंस हम इसमें लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ह्यूमन। ओके, इन सच ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट को एंथ्रोजॉइड बोलते हैं या स्पर्म बोलते हैं, एंड फीमेल गैमीट को एग या ओवम बोलते हैं। ठीक है, एंथ्रोजॉइड आपको ये याद करना है। ठीक है जी, इसमें होगा एक मेल होगा, एक होगा फीमेल, इसको बोलेंगे एंथ्रोजॉइड। अभी ना आपको पता भी चलेगा आगे, इसी से आगे और वर्ड्स बनेंगे। एंथ्रोजॉइड या हम इसको स्पर्म बोल देते हैं, इसमें एग और ओवम बोलेंगे। सिंपल। ओके, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जनरली इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। वही बात रिपीट, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमारे पास नई बात आई, ये हर बारी ट्रू नहीं है कि दो आएंगे तभी वो होगा। कोई कोई चीज़ें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करती हैं। ठीक है, प्लांट्स में एग्जाम्पल ईजी है। ओके, प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। एक ही प्लांट में अपने ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों, इन द सेम प्लांट। उसे हम बायसेक्सुअल बोलते हैं, और ऑन डिफरेंट प्लांट्स उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, आपको ये फिगर बता रहा है कि 1.6 फिगर में है, बायसेक्सुअल एनिमल दे रखा है यहाँ पर, और ये बायसेक्सुअल फ्लावर भी होगा इसमें। हाँ, दिस E1 ये है हमारे पास। ये देखो, ये स्टेम एंड कार्पेल अभी आगे हमको पता चलेगा, वो आई गेस थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में है उसके बारे में। फिलहाल आप यही देखो, ये जो प्लांट है दिस इज बायसेक्सुअल फ्लावर, इसका नाम है स्वीट पोटैटो। ये स्वीट पोटैटो है। ठीक है, ये स्वीट पोटैटो है और ये बायसेक्सुअल है। ये खुद ही अपना कर देता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ही प्लांट पर मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, ये स्टेम एंड कार्पेल इनमें से कौन मेल फीमेल होता है वो बात की बात है, पर एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। और ये देखो, डाइशियस प्लांट मार्केंशिया, मार्चेंटिया मत पढ़ना इसको, मार्केंशिया होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट फीमेल थैलस आर्चियोगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। एंथरीडियो देखा, एंथर वाला आपका जो एंथर वाला है वो आएगा मेल में, जो आर्ची वो आएगा फीमेल में। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं अब हम अपने टॉपिक पर वापस। ओके, अब आपको पता चलेगा मोनोशियस डायोशियस ये सब क्या है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल कैसे कैसे हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल इज ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड बायसेक्सुअल, अब आप ऐसे मत कर देना कि ये बाय है तो ये है डिफरेंट। नो, ऑन डिफरेंट प्लांट्स कि हर एक उस पे, तो वो इज यूनिसेक्सुअल कि सिर्फ सिंगल सेक्स बियर कर रहा है। ये बायसेक्सुअल इज डबल सेक्स, बाय इज टू एंड टू सेक्स बियर करने वाला इज बायसेक्सुअल। ठीक है, इन सेवरल फंजाइयन प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथैलिक, अभी हमने पीछे देखा था ना फीमेल थैलस और वो, अब आपको समझ आएगा। होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज टू डिनोट द बायसेक्सुअल कंडीशन एंड हेट्रोथैलिक, अच्छा एक मिनट, हाँ वेट, बायसेक्सुअल कंडीशन के लिए होमोथैलिक, मोनोशियस एंड हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो इसको हम नोट करेंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से, है ना। ओके, देखो, मोनोशियस है तो सिंगल प्लांट इसलिए मोनोशियस, लेकिन आएगा किस में, बायसेक्सुअल में। तो ऐसा मत करना कि बाय है वो टू वाला वो डिफरेंट है तो उसको डायोशियस में, डाय और बाय नहीं, मोनो और बाय। ध्यान रखो, मोनोशियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लांट एक लेकिन सेक्स कितने, दो तरीके, मेल एंड फीमेल, है ना, बोथ सेक्सेस आर ऑन सेम प्लांट, तो मोनोशियस या होमोथैलिक विच मीन्स बायसेक्सुअल, एंड डायोशियस और
हेट्रोथेलिक, अब देखो प्लांट क्योंकि डिफरेंट है इसलिए हेट्रो आया, प्लांट सेम है इसलिए होमो आया। ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है एंड इट इज़ यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा बिल्कुल भी, इसको बहुत ध्यान में रख लेना अच्छे से, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मोनोशियस प्लांट पूछता है, आप डायोशियस का बता कर आते हैं। एंड मोनोशियस प्लांट में अभी हमने एग्जांपल क्या पढ़ा था, मार्केंशिया, if I'm not wrong, let me just check. Yes, sorry, okay, I'm sorry, Markensia is dioecious, yes, Markensia dioecious में आएगा, I'm so sorry, Markensia dioecious में आएगा। एंड मोनोशियस में आपका आएगा कारा, कारा प्लांट एल्गल सा है कुछ, ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे, आई हैव जस्ट रिटन हेयर। ठीक है, तो मोनोशियस होमोथेलिक बाइसेक्सुअल, डायोशियस हेट्रोथेलिक यूनिसेक्सुअल, एग्जाम्पल मार्केंशिया और उसमें कारा। ठीक है, ये मोस्ट कभी कभी पूछ लेता है कि मार्केंशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आप बोलेंगे डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल होता है। तो कभी आपको ऑप्शन में डायोशियस वे में पूछ रखा होता है, कभी आपको सेक्सुअल वे में पूछ रखा होता है, या थैलस के अकॉर्डिंग पूछ रखा होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन थैलस। ओके, आगे बढ़ते हैं। In flowering plants, the unisexual male flower is staminate, that is bearing stamens, while the female is the pistillate or bearing pistils. तो अब आपको पता चलेगा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। अब हम बात करें, देखो ध्यान से सुनना, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट बोल दिया, फीमेल कौन है, पिस्टल है ना। फीमेल को पेस्टल कलर्स पसंद होते हैं ना, सबको पता है, जो भी फीमेल्स हैं दे कैन रिलेट, पेस्टल कलर्स बहुत पसंद होते हैं। तो आप वहाँ से याद कर लो कि जो भी फीमेल फ्लावर है वो पिस्टिलेट होगी, पेस्टल तो पिस्टिलेट, एंड द मेल वंस स्टैमिनेट। तो स्टैमिनेट आपको याद रखना है, स्टैमिनेट, ठीक है, पिस्टिलेट फीमेल एंड ये मेल। ओके, जिसमें पिस्टिल हो पिस्टिलेट, स्टैमिन हो तो स्टैमिनेट। In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual. Again, same individual पे है, मोनोशियस होगा और बाइसेक्सुअल होगा और होमोथैलस होगा, और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, सेपरेट हेट्रोथैलिक या डायोशियस या फिर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, some examples of monoecious plants are cucurbits and coconuts, and of dioecious plants papaya, date palm। तो हम एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर देते हैं, है ना, अभी ऐड कर देंगे ठीक रहेगा। तो मोनोशियस के लिए हमारे पास में क्या है, कुकरबिट्स, यहाँ पे लिख देती हूँ कुकरबिट्स। और क्या है, कारा हो गया एक, तीसरा इज कोकोनट। वाओ, तो सारे सी वाले कहाँ आ गए, मोनोशियस में आ गए, ऐसे भी याद कर सकते हो, कुकरबिट्स, कोकोनट्स, कारा, ये सब हो गए। डायोशियस की बात करूँ, मार्केंशिया पता है हमें, ये हो गया डायोशियस का, एंड पपाया, डेट पाम। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे डायोशियस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ गमीट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट, पिस्टिलेट, तो हम ये देख लेंगे। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज इधर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल, और बोथ स्पीशीज विच पोजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाइसेक्सुअल। अरे मेल्स और उसमें भी ऐसे होता है क्या, एनिमल्स में, प्लांट्स की तरह। यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीशीज भी बना सकते हो आप, अर्थवॉर्म्स, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म एंड लीच, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स दैट पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इनको बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनको हम नहीं बोलेंगे बाइसेक्सुअल, इनको हम हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। कॉकरोच एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज। तो इन्होंने दो तरीके के हमको बताए, यूनिसेक्सुअल यहाँ पे हम बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉकरोच, लेकिन जिसमें बोथ आ जाएं मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स, तो उसको हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ये हमने प्लांट्स के बारे में सारी डिटेलिंग करी, अब हम एनिमल्स के बारे में लिखते हैं।
एनिमल्स में आएगा हर्माफ्रोडाइट्स, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है। दूसरा यूनिसेक्सुअल स्पीशीज, जिसमें एक की लौता एग्जाम्पल इज कॉकरोच, वो अपने एंटीनास के साथ में बहुत खुश है, तो इसलिए कॉकरोच हो गया यूनिसेक्सुअल स्पीशीज। तो हम इसके भी एग्जांपल लिख लेते हैं। इसके अंदर में आएगा टेपवर्म, स्पॉन्जेस, अर्थवर्म्स एक्सेट्रा, इसमें कॉकरोच। ये ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन की बात अब होगी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये सब चीज़ें देखो बेटा, आप रिवाइज करोगे ना आपको तभी याद होंगी। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्टिल आप एक दो बारी पढ़ोगे ना याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड देन सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, आगे बात करते हैं हम। सो सेल डिवीजन गैमीट फॉर्मेशन में हम बात करते हैं, गैमीट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल, ठीक है, पता है हमें। गैमीट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज, और फिर वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, है ना। अ हैप्लॉइड पेरेंट्स गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है माइटोटिक डिवीजन से, तो माइटोसिस से जो प्रोडक्शन है वो होता है, ठीक है, आपका माइटोसिस से होगा प्रोडक्शन, जो भी होगा, ठीक है, याद रखना माइटोटिक डिवीजन होती है वो, ठीक है। डज दिस मीन दैट मियोसिस क्या कभी भी नहीं होगी ऑर्गेनिज्म में, ये ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 चैप्टर 3, तो आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है, हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ है ये चीज़ को, ठीक है। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body, but in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and most of the animals including human beings, parental body is diploid. So यहाँ पर haploid और diploid plant body के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हैप्लॉइड होती है और किसमें डिप्लॉइड होते हैं, तो ये भी आप याद करके रखोगे, क्योंकि इन एग्ज़ाम देयर विल बी क्वेश्चन लाइक कि जैसे आपको बोल दिया, बताओ किंगडम जो है फंजाई, उसके ऑर्गेनिजम्स में जो प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ऐसे करके आपको ऑप्शंस में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिख लेते हैं इसको भी, तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं, पेरेंट प्लांट बॉडी। प्लांट की बात अगेन हम अब करने लग गए, प्लांट्स तो बेचारे हैं ना, पीछा नहीं छोड़ रहे, आप भी सोच रहे होगे, खैर एनीवेज, ओके। हैप्लॉइड डिप्लॉइड दो, अब आपको इनको याद करना है। इसके अंदर में आएगा मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसमें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये हैप्लॉइड वाले हैं सारे, ये डिप्लॉइड वाले हैं, तो ये आप याद करके रखोगे बेटा, इसको मत भूलना प्लीज़। हैप्लॉइड में आएगा मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, डिप्लॉइड में आएगा टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस कौन सी होती है, इक्वेशनल डिवीजन, है ना। मियोसिस में रिड्यूस होता है नंबर, राइट, तो इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ये हमें पता है। हैज़ टू ऑकर इफ अ डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गमीट्स, तो डिप्लॉइड बॉडी को हैप्लॉइड बनाना है तो क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ को लिख भी देती हूँ, इसको डिप्लॉइड को अगर आपको हैप्लॉइड बनाना है, वो बन नहीं जाते जब हम मियोसिस कर रहे होते हैं, एन 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 बहुत सारे 4 एन बन जाते हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, इसको हम मियोसिस बोलेंगे। ये हमें ऑलरेडी पता भी है पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन मिस हो जाते हैं तो मिस नहीं करने हैं। अब देखो यहाँ पे अब हम ये फिगर को कर लेते हैं, और आज हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे, गैमीट ट्रांसफ़र, इसके आगे के टॉपिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड सिमिलरली ये मियोसाइट वाला टेबल मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी, इसको लर्न करने की ट्रिक्स
साथ में यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखे हुए हैं, तो और इसके नंबर याद करने की भी ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। पहले हम अब ये देख लेते हैं। ओके, बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवर्म, वही जो हमने पढ़ा। बाइसेक्सुअल कौन से हैं, मतलब बाइसेक्सुअल का मतलब हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। यूनिसेक्सुअल कॉकरोच दे रखा है, ए पार्ट ये वो है, याद रखना इसको, इसको मत कॉकरोच लिख देना, ये अर्थवर्म है। एंड ये क्या है आपका, ये है कॉकरोच विच इज़ यूनिसेक्सुअल। दिस C1 इज़ मोनोशियस प्लांट, ये है कारा, जो अभी लिखवाया था मैंने, कारा, कुकरबेट्स, कोकोनट, तो ये उनमें से क्या है, ये है कारा प्लांट और ये मोनोशियस प्लांट है, ठीक है। ओके, ये एंथ्रीडियम इसका मेल सेक्स ऑर्गन और ऊगोनियम इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन बता रखा है। देन डी मैंने आपको बता दिया, ये डायोशियस है, डायोशियस हेट्रो, दो अलग अलग प्लांट, ठीक है, फीमेल थैलस मेल थैलस। एंड ये हम ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर चुके हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर विच इज स्वीट पोटैटो, ठीक है। ओके, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स, गैमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। तो डिप्लॉयड के जो सेल्स होते हैं ना बेटा, इसको हम मियोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें मियोसिस होता है। डिप्लॉयड को हैप्लॉयड बनाने के लिए हम मियोसिस कर रहे हैं, तो इसके सेल्स भी कौन से हुए, मियोसाइट्स हुए, स्पेशलाइज सेल्स, है ना। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट। अब मियोसिस हो गई तो एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा गैमीट बनाने के लिए, सारे नहीं जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल वाला जाता है, याद रखना, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक ही सेट जाएगा, सारे नहीं गैमीट बनाएगा, ठीक है जी। नाउ अब ये टेबल की बात कर रहे हैं, इस वाले टेबल की, ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें इसकी ट्रिक वगैरह सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको इनका नंबर लिखने हैं, सब कुछ लिखना है, तो वो मैं लिख करके आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को एंड कर देते हैं, अब हम आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।